नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आज हम काव्य गुणों पर चर्चा करेंगे। रस को, काव्य की आत्मा और अलंकारों को कविता का बाह्य शोभाकारी धर्म स्वीकार करने वाले जितने भी हमारे काव्यशास्त्रीय आचार्य हुए हैं, उन्होंने गुणों के रूप में रस और अलंकार दोनों की ही बात की है। आचार्य भरत ने गुणों को काव्य दोषों का विपर्य कहा है और काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले अनिवार्य कारण के रूप में गुणों की विवेचना की है। यानी कि काव्य गुण में अलंकार और रस दोनों को ही माना है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में शौर्य आदि गुणों की स्वाभाविक स्थिति होती है, वैसे ही कविता में रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। तो जिस तरह से शरीर में, यदि मनुष्य शरीर है और उसमें आप देखिए कि यदि उसमें शौर्य न हो, उसमें संवेदना न हो, मानवता न हो, तो वह शरीर किसी काम का नहीं। उसी तरह यदि काव्य में स्वाभाविक संवेदना, प्रेम आदि रस न हो, तो वह साहित्य भी किसी काम का नहीं। इसीलिए हम आज इन सभी काव्य गुणों पर चर्चा करेंगे। अग्नि पुराण में कहा गया है कि किसी रमणी के शरीर पर स्वाभाविक सौंदर्य आदि गुणों के अभाव में जिस तरह हार, कान के कुंडल आदि आभूषण भार लगते हैं, वैसे ही अलंकारों से युक्त होकर भी काव्य गुणों के अभाव में आनंद की उपस्थिति नहीं हो सकती। यानी आप काव्य में यदि गुण न हो तो कितने भी अलंकार चढ़ा लीजिए, वह साहित्य, वह काव्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। भोजराज ने गुण को उत्कृष्टतम बताते हुए अलंकार युक्त काव्य को गुण के बिना आनंद रहित माना है। यानी कि गुणों को भोजराज, जो आलोचक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ माना है। उन्होंने लिखा है, अलंकृतमपि श्रव्यम न काव्यम गुणवर्जितम गुणयोग्यस्त मुख्यो गुणालंकार योग्य। दोष न रहते हुए भी, यदि आप कल्पना कीजिए कि किसी काव्य में दोष नहीं है किंतु साथ ही साथ गुण भी नहीं है, तो भी वह काव्य अच्छा नहीं है। दोष न रहते हुए भी गुणों के अभाव में काव्य के शब्द और अर्थ शोभा का प्राकट्य नहीं कर सकते। इसीलिए गुण को काव्य रस का उत्कर्षक कहा गया है। गुण को काव्य का प्राण मानने वाले दंडी ने भी यह स्वीकार किया है कि अलंकार आदि के समान गुण भी कविता के आवश्यक तत्व हैं। यदि गुण नहीं होंगे तो कविता ही नहीं हो सकती है। रस के साथ गुण का तादात्म्य अधिक आवश्यक है और अलंकारों के घटाटोप में भी, यानी आप अलंकारों का घटाटोप कर लीजिए और तो भी गुण रस का उपकार करते रहते हैं। गुणों की संख्या के बारे में, यानी अब गुण कितने आवश्यक हैं ये आप समझ चुके हैं। यानी गुणों की संख्या के बारे में भी काव्यशास्त्रियों के बीच में प्रारंभ से मतभेद रहा है। आचार्य भरत ने काव्य दोष के विपर्य स्वरूप 10 गुणों की प्रस्तावना की है। अब उन्होंने 10 गुण बताए हैं। कौन कौन से? श्लेषः, प्रसादः, समता, समाधि, माधुर्य, मौज, पद सौकुमार्य, अर्थस्य च, व्यक्तिरुदारता च, कांतिश्च काव्यार्थ गुणा प्रदर्शते। दंडी ने अपने काव्यादर्श में नाट्यशास्त्र द्वारा स्वीकृत श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थाव्यक्ति, उदारता और कांति नामक 10 जो काव्य गुण माने गए हैं, उनको स्वीकृति दी है। वामन ने गुणों का अधिक स्पष्ट विवेचन करते हुए इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने 10 गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण से विभक्त कर कुल 20 गुणों की कल्पना की है। भोज ने यह संख्या 24 तक पहुंचा दी है। उन्होंने पहले 24 गुणों की परिकल्पना कर उन्हें प्रत्येक के 24-24 उपभेद यानी कि 24 गुण बनाए और प्रत्येक के 24-24 उपभेद भी उन्होंने बनाए हैं।
इस तरह भोजराज के अनुसार गुणों की संख्या 72 है। अग्नि पुराण में गुणों की संख्या 18 बतलाई गई है और कुंतक के वक्रोक्ति जीवितम में जो कुल जमा 6 ही गुण बताए गए हैं। यानी गुणों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही और उनका सार भी निकाला जाता रहा है। आज अब मोटे तौर पर यदि हम कहें कि गुण कितने प्रकार के हैं, तो इन्हें मोटे तौर पर माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुणों में विभाजित करके मान्यता दी गई है। कालांतर में आनंदवर्धन ने इन्हीं 3 गुणों यानी माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन्हीं 3 गुणों की स्थापना की, सुव्यवस्था की और मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ जैसे परवर्ती आचार्यों ने भी माधुर्य, ओज और प्रसाद को ही काव्य गुणों के रूप में स्थापना की है। काव्य गुण आप समझ चुके कि काव्य में कितने आवश्यक हैं। यदि काव्य में गुण नहीं होंगे तो वह एक अच्छा काव्य नहीं बनेगा। दोषों के न रहने पर भी वह एक अच्छा काव्य नहीं बन पाएगा। तो अब हम हमारे अगले ई व्याख्यान में हम इन काव्य गुणों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।